एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू पोर्टल। मैं हूं शायन एंड आप सभी लोगों का एडू पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वीडियो सीरीज है, इन वीडियो सीरीज में वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। तो इस साल जनवरी 2020 पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे, तो उसका जो पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। ठीक है, तो इसरो का क्वेश्चन पेपर पे टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो वी हैव डिवाइडेड द 80 क्वेश्चंस इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज each part containing 20 questions. So in the part number 1 we are going to solve from question 1 to 20, then in the part number 2 21 to 40 and so on. Okay, so there will be total 4 parts of this question paper. Okay, so along with the solutions, that is answer key, we will be solving the questions in detail and we will analyze the question paper in such a way so that we can use that concept to solve other questions too. ठीक है, तो बहुत बार ये देखा गया है कि क्वेश्चंस शायद रिपीट हो या ना हो, मगर कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होता है। तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना और उनका जो बैकग्राउंड थ्योरी है और आदर्श जो फॉर्मूला है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो पे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट्स सॉल्यूशन इन डिटेल। ठीक है, तो दिस इज पार्ट नंबर 1। वी हैव टेकन द सेट नंबर ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर एज टेम्पलेट, सो वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। And before moving to the question number 1, let's see one thing, that is the this is the ISRO paper, that is date 12 January 2020। 1.5 घंटा का एग्जाम है, दैट इज 90 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80। ठीक है, और देखते हैं, ये है इंस्ट्रक्शन है, जहां पर इंस्ट्रक्शन पे है ये टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है एंड ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है एंड 0 मार्क्स फॉर नो आंसर एंड -1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स एंड 0 मार्क्स फॉर नो आंसर, एंड अगर गलती हो गया तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रक्शन। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। So the question number 1, it says the type of bond in a brick masonry containing alternate cores of stretcher and headers। तो alternate cores पे stretcher है and header है, then what will be the type of bond? Flemish, stretcher, English bond और header bond। So the answer will be English bond। तो हम जान लेंगे ये चारों बॉन्ड के बारे में। तो फर्स्ट कम्स द स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर मीन्स द लॉन्गर फेस, 190 by 90 mm। तो एज वी नो द डायमेंशन ऑफ ब्रिक 190 by 90 by 90। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गर फेस है 190 by 90 mm, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेचर फेस। तो यहाँ पर क्या है, ऑल कोर्स स्ट्रेचर है। ठीक है, जो जैसे कि हम देख रहे हैं हर एक कोर्स स्ट्रेचर है। तो ऑल्टरनेट कोर्स पे हम हाफ ब्रिक बैट से स्टार्ट करते हैं। वाई? टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट। ये है हाफ ब्रिक बैट। ठीक है, तो ये है हाफ ब्रिक बैट, यहाँ से ऑल्टरनेट कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। सो एंड फॉर हाफ ब्रिक वॉल इट इज सुइटेबल। तो हाफ ब्रिक बैट क्या है? ब्रिक बैट जो है इट इज कट अक्रॉस द विड्थ। ठीक है, तो हाफ ब्रिक बैट मतलब इसका विड्थ सेम रहेगा बट लेंथ विल बी हाफ दैट ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक। तो ये हाफ ब्रिक थिक वॉल के लिए सुइटेबल है इन स्ट्रेचर बॉन्ड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इट इज हेडर बॉन्ड। तो एज वी नो ब्रिक का डायमेंशन 190 90 90, तो हेडर इज द शॉर्टर फेस। ठीक है, तो 190 by 90 mm। तो यहाँ पर क्या है, ऑल कोर्स जो है हेडर, जैसे कि हम देख रहे हैं फिगर पे, ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट कोर्स स्टार्ट होता है 3/4 बैट से। उसका मतलब है विड्थ सेम रहेगा, लेंथ विल बी 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। तो ये है 3/4
ब्रिक बैट, 3/4 ब्रिक बैट, ठीक है। तो वाई? टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट। तो ये यूज़ करते हैं हम फुटिंग में इन फाउंडेशन फॉर बेटर ट्रांसवर्स लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ब्रिक बॉन्डिंग जो है ये ट्रांसवर्स लोड को बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एज वी नो फुटिंग का जो फंक्शन है कि ये कॉलम से जो लोड आते हैं उसको सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बिकॉज हेडर बॉन्ड हैज़ बेटर ट्रांसवर्स लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, सो इट इज़ यूज्ड इन फुटिंग और फाउंडेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट, इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड पे क्या है, वन कोर्स है हेडर, द नेक्स्ट कोर्स विल बी स्ट्रेचर। तो ये हम देख रहे हैं ये स्ट्रेचर कोर्स है, हर एक ब्रिक स्ट्रेचर फेस में है, ये है हेडर कोर्स, हर एक ब्रिक हेडर फेस में है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट कोर्स हेडर एंड स्ट्रेचर है, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑल्टरनेट कोर्स हेडर है एंड स्ट्रेचर है, सो दिस विल बी इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड में जो ऑल्टरनेट कोर्स है, यहाँ पर आफ्टर द फर्स्ट हेडर वी प्लेस क्वीन क्लोजर, ये है फर्स्ट हेडर, ठीक है। वी प्लेस क्वीन क्लोजर, तो ये है क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर क्या है, क्वीन क्लोजर ये है कि ब्रिक इज कट अलोंग द लेंथ, तो इक्वल हाफ, तो लेंथ सेम रहेगा, विड्थ विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक, ठीक है। तो क्वीन क्लोजर हम पहले नहीं, क्वीन क्लोजर से हम नहीं स्टार्ट करते हैं, हेडर जो कोर्स है वो आफ्टर इट इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट हेडर, ठीक है। फॉर थिकनेस 3/2, 5/2, 7/2, दैट मीन्स द odd multiples of half brick thick wall, stretcher will be in one face and header will be in other face, that means ये इस brick wall का thickness अगर odd multiple of half brick है, तो जो फेस फ्रंट व्यू से स्ट्रेचर लगेगा वही फेस बैक व्यू से हेडर लगेगा, ठीक है। तो ये है इंग्लिश बॉन्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में ईच कोर्स पे ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर है, ठीक है। तो हर एक कोर्स पे ये है स्ट्रेचर, ये है हेडर, तो ईच कोर्स ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। ऑल्टरनेट कोर्स पे आफ्टर द क्वीन हेडर मतलब क्वीन का मतलब है जो कॉर्नर का जो एंगल है, ठीक है। कॉर्नर का जो एंगल है इसको हम क्वीन एंगल बोलते हैं और क्वीन बोलते हैं। तो क्वीन हेडर मतलब कॉर्नर का जो हेडर है, ये है क्वीन हेडर, ठीक है। तो आफ्टर द क्वीन हेडर वी प्लेस क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर हम प्लेस करते हैं। तो ईच कोर्स इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड पे फ्रंट एंड बैक एलिवेशन सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश बॉन्ड में फ्रंट एंड बैक एलिवेशन में डिफरेंट व्यू है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड पे सेम व्यू है। तो ये है मोर अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग एंड फॉर 1.5 ब्रिक थिक वॉल्स, दैट इज 1.5 ब्रिक थिक अगर है वॉल, तो यहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। तो ये है फ्लेमिश बॉन्ड। तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन था द टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कंटेनिंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, तो ये होगा इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले देख लेते हैं हाफ ब्रिक बैट क्या है। ये है हाफ ब्रिक बैट, ये है क्वीन क्लोजर, ठीक है। तो सी दिस इज हाफ ब्रिक बैट, ठीक है। तो विड्थ सेम रहेगा, लेंथ विल बी हाफ द ओरिजिनल, दिस विल बी 3/4 बैट, विड्थ सेम रहेगा, लेंथ विल बी 3/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज बेवल्ड बैट। सो नेक्स्ट इज फुल ब्रिक, ये है फुल ब्रिक, ये है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर का मतलब है लेंथ सेम है, विड्थ विल बी हाफ, ठीक है। ये है क्वीन क्लोजर क्वार्टर, जो है लेंथ भी हाफ है, विड्थ भी हाफ है। एंड नेक्स्ट इज ये है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर का मतलब है फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द विड्थ टू मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ, तो ये ज्वाइन करके यहाँ along दिस लाइन इफ वी कट द ब्रिक देन इट विल बी किंग क्लोजर, ठीक है। तो बेवल्ड क्लोजर है फ्रॉम मिडल ऑफ द विड्थ टू एंड ऑफ द लेंथ, एंड मिड-थ्रेड क्लोजर फ्रॉम एंड ऑफ द विड्थ टू 45 to 60 डिग्री, ये है मिड-थ्रेड क्लोजर। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन नंबर 2 इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, ठीक है। तो ऑफ एन एरिया व्हाट विल बी द आंसर, सो द आंसर विल बी
मीटर टू द पावर 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है एन एरिया इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट मीन्स एम आर स्क्वायर। तो यूनिट क्या है मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सो केजी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया। तो यहाँ मास के जगह यहाँ पर होगा एरिया, तो एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, सो ए आर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, सो द आंसर विल बी मीटर टू द पावर 4, ठीक है। So let's move to the next question. So it's a numerical problem. It says a steel rod of 30 mm dia, 3 meter length, subjected to an axial pull of 50 kilonewton. Young's modulus is given 200 into 10 to the power 9 Pascal. So what will be the elongation? So it's a straightforward question. Just applying the formula, we will get the answer. So let's see. So here length 3 meter means 3000 mm, dia 30 mm, so area pi by 4 into 30 square, so 706.5 mm square. Axial pull 50 kilonewton means 50 into 10 to the power 3 newton. Young's modulus 200 into 10 to the power 9 Pascal. So to convert Pascal to MPa, that is Newton per mm square, we divide by 10 to the power 6. So 200 into 10 to the power 3 Newton per mm square. So elongation is del L. So from formula we know del L is equal to PL by AE. तो हम पी एल एंड ए एंड ई का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करें तो वी विल गेट द आंसर डेल एल, दैट इज इलोंगेशन इज 1.062 mm. सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is, what will be the shape of the bending moment diagram over the length of the beam carrying uniformly increasing load, ठीक है, uniformly increasing load, not uniformly distributed load, ठीक है। तो what will be the shape of the bending moment diagram? So to answer this we will check a table that will help. So here the answer will be cubic. तो यहाँ पर देखते हैं ये है टाइप ऑफ लोड, ये है शेयर फोर्स डायग्राम का शेप, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप. तो इफ द लोड इज पॉइंट लोड देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी 1 डिग्री. फॉर यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, ये है यूडीएल, ये है यूडीएल. We increase the shear force diagram by 1 degree, so it will be inclined line 1 degree. We increase the bending moment diagram also by 1 degree, so it will be 2 degree curve parabolic. For UVL uniformly varying load or uniformly increasing load, so this is UVL, ठीक है. तो यहाँ पर again we increase by 1 degree, so it will be 2 degree, that means parabolic, and then bending moment diagram will be 3 degree, that is cubic curve. So this will be our answer. So for uniformly increasing load the shape of the bending moment diagram will be cubic, that is 3 degree, ठीक है. So let's move to our next question. So the question is, every material obeys Hooke's law within, ठीक है. तो Hooke's law that will be within the limit of proportionality. How? तो ये है हुक्स लॉ फॉर माइल्ड स्टील. तो ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो अप टू दिस पॉइंट stress is proportional to strain. This is not the yield point, so this is yield point, not up to this but up to this point, that is the proportional limit point. Hooke's law is valid, ठीक है. तो ये important है, up to proportional limit Hooke's law is valid, ठीक है. So for mild steel, this curve is for mild steel, this is fracture point, you can see this is fracture point, this is ultimate stress, ultimate strength point, this is yield point, and this is proportional limit. So Hooke's law is valid up to proportional limit. So let's move on to our next question. So the question number 6 is, an ideal flow of a liquid obeys so continuity equation, Newton's law of viscosity, Newton's second law of motion, dynamic viscosity. So the answer will be continuity equation, ठीक है. तो here we will study about ideal flow क्या है, continuity equation भी क्या है, ठीक है. तो let's check this first. Ideal
फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड पे विस्कोसिटी जीरो है, तो कोई विस्कोसिटी नहीं रहेगा आइडियल फ्लूइड पे, रियल फ्लूइड पे विस्कोसिटी रहेगा। तो आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, रियल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड पे बल्क मॉड्यूलस जो है वो इनफाइनाइट है, कोई सरफेस टेंशन नहीं है, एंड ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो जो रियल फ्लूइड तो रियल फ्लूइड है इसमें एक्चुअली विस्कोसिटी रहता है, तो ये कंप्रेसिबल भी होता है, इट हैज़ फाइनाइट बल्क मॉड्यूलस एंड सरफेस टेंशन भी रहता है, एंड ये नेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन में क्या है, आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड मतलब इट हैज़ जीरो विस्कोसिटी। तो वी नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वहाँ पर है टाउ, दैट इज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज सो शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डी वाई। तो आइडियल फ्लूइड जो है वहाँ पर ये म्यू जो है, सो म्यू का वैल्यू है ज़ीरो, म्यू का वैल्यू ज़ीरो है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट वैलिड है। तो ये है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आइडियल फ्लूइड, ये है रियल फ्लूइड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विल नॉट बी the answer. So here Newton's law of viscosity will not be the answer. So let's check continuity equation. तो ये है continuity equation, ठीक है। तो it is based on the principle of conservation of mass conservation principle पे ये based है। तो यहाँ पर rate of input equal to rate of output at steady state of flow। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं volume of flow A1, ये है A1, ये है A2, A1 V1 डेल टी, ठीक है। तो मास है, सो A1 यहाँ पर ये V वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। सो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो मास विल बी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये है वॉल्यूम ऑफ फ्लो इंटू डेंसिटी, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया मास। तो मास फ्लो रेट, सो मास बाय टाइम, सो मास फ्लो रेट विल बी रो वन V1 A1 V1, रो2 A2 V2, ये है 2, ये है 1, ठीक है, और ये भी 1 है। तो रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 V2, ठीक है। तो इफ इट इज कंप्रेसिबल तो वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। सो ये है रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 V2, बट इफ रो1 इक्वल टू रो2, इफ रो1 इक्वल टू रो2, that is it is incompressible, so A1 V1 equal to A2 V2, यह है continuity equation। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि for 3 dimension the continuity equation is this। now the continuity equation is applicable for steady flow पे भी applicable है, unsteady flow पे भी applicable है, यूनिफॉर्म पे भी एप्लीकेबल है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पे भी एप्लीकेबल है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फॉर स्टेडी फ्लो मतलब द पैरामीटर्स द फ्लूइड पैरामीटर्स विल नॉट चेंज विथ टाइम, तो डेंसिटी जो है दैट विल नॉट चेंज विथ टाइम, सो डी रो डी टी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। सो द इक्वेशन बिकम्स डी रो यू डी एक्स डी रो वी डी वाई डी रो डब्ल्यू डी जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर तो फॉर इनकम्प्रेसिबल, सो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो रो विल बी वैनिश, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल मतलब रो कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट, तो फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन यू कैन चेक फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, यहाँ पर अगर रो सेम है तो रो विल बी वैनिश इन द equation। So here we get for 3 dimension the continuity equation will be du dx du dv dy dw dz। तो u v और w क्या है, u here this is the velocity vector, ठीक है। तो velocity vector का जो component है ये है u along x direction, ये है v along y direction, ये है w along z direction, ठीक है। तो ये है continuity equation for incompressible flow in 3D। तो in 2D the dw dz term will be vanish, so du dx d plus dv dy equal to 0। so in our question, so let's check the questions once again। the question says an ideal flow, तो ideal flow पे mu equal to 0 है, so viscosity 0 है, ideal flow पे viscosity equal to 0, ठीक है, विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो।
आइडियल फ्लो पे विस्कोसिटी इक्वल टू 0, कोई विस्कोसिटी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन विल बी वैलिड। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आइडियल फ्लो भी वैलिड, आइडियल फ्लो पे वैलिड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। So let's move on to the next question. So the question is a numerical problem, a pipe containing oil of specific gravity 0.9। तो हम इसका जो है डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है डायग्राम, ठीक है। तो ये जो पाइप है इस पे ऑयल है, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, तो डेंसिटी विल बी 0.9 इंटू 1000, ठीक है। तो 900 kg पर मीटर क्यूब। ये है मार्करी, मार्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6। सो इफ वी मल्टीप्लाई बाई 1000 वी गेट 13600 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मार्करी। तो यहाँ तक मार्करी है, तो ये है मार्करी और ये है ऑयल, ठीक है। तो हम इस लेवल पे कंसीडर करेंगे। सो वी विल कंसीडर एट वाई वाई डैश लेवल। तो ये है वाई वाई डैश लेवल। तो द प्रेशर विल बी सेम एट द सेम लेवल, ठीक है। तो पहले इस साइड पे आता है, इस साइड पे पी ए, यहाँ पर है प्रेशर पी ए प्लस एक्स प्लस 0.15, ये है एक्स, ये है 0.15। तो ये जो है x प्लस 0.15, ठीक है, ये डिस्टेंस इंटू 900। तो इस साइड पे ओनली ऑयल है, दैट ऑयल है, सो फॉर दैट 900 g। तो बिकॉज प्रेशर इज रो जी एच, रो इज 900, ये g एंड ये है h, ठीक है। ये है फॉर लेफ्ट साइड। फॉर राइट साइड pb, ये है pb x इंटू 900। यहाँ पर ऑयल भी है, मार्करी भी है। तो ऑयल का डेंसिटी इंटू ऑयल का हाइट x इंटू 900 g, मार्करी का डेंसिटी 13600 इंटू मार्करी का हाइट 0.15 मीटर इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन, ये दो इक्वेट करके we will get PA minus PB like this. So from this, if we solve, we get PA minus PB, that is pressure difference between A and B is equal to 18688 Newton per mm square. So this will be the answer. So check the question, let's check the question. So 18688, this will be the answer, ठीक है। So what will be the difference in pressure? Pressure difference at the 2 point A and B will be 18688 Newton per mm square, ठीक है। तो ये है A एंड B, A एंड B, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है 18688 न्यूटन पर mm स्क्वायर। So let's move to the next question. So hydrograph is a representation of, hydrograph is a representation of, answer will be discharge flow in river water. Why? ठीक है, why? Surface runoff, not only surface runoff, not only ground water flow, but the answer will be discharge flow in river water. We will check why. तो ये है सो प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। सो आफ्टर प्रेसिपिटेशन ओवरलैंड फ्लो होता है। तो कुछ वाटर जो है सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है, वाटर का सीपेज भी होता है। तो ये सीपेज होके यहाँ पर ये एफ्लुएंट स्ट्रीम पे जाके ज्वाइन करता है। तो कुछ वाटर यहाँ पर ग्राउंड वाटर से भी कनेक्टेड हो जाता है, तो ऊपर से ग्राउंड वाटर में चले जाता है। सो फ्रॉम दैट बाय बेस फ्लो दे अल्टीमेटली डिस्चार्ज टू द एफ्लुएंट स्ट्रीम। तो लेट्स सी दिस, यहाँ पर ये एयर प्रेसिपिटेशन है, यहाँ प्रेसिपिटेशन से एक ये छोड़ दो। तो प्रेसिपिटेशन से एक होगा सरफेस फ्लो, एक होगा सब सरफेस फ्लो जो है इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद एक होगा बेस फ्लो जो है ग्राउंड वाटर से मिलके जो जा रहा है, और एक है सब सरफेस स्टॉर्म फ्लो जो यहाँ से सीपेज के कारण जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये सब ये टोटल रन ऑफ दे रहा है, ठीक है। टोटल रन ऑफ दैट इज द डिस्चार्ज इन द एफ्लुएंट रिवर। तो हाइड्रोग्राफ क्या है? तो हाइड्रोग्राफ फ्रॉम डेफिनेशन वी नो हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द rate of flow mean discharge plotted against the time chronologically past a specific point in a river or channel। तो रिवर में एक स्पेसिफिक पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे, वहाँ पर जो है फ्लो रेट, वहाँ पर जो डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम दैट वी विल प्लॉट। ये है टाइम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये है बेस फ्लो और ग्राउंड वाटर फ्लो भी है, ये स्टॉर्म फ्लो भी है। तो हाइड्रोग्राफ इज द टोटल, ठीक है।
तो ये स्टॉर्म फ्लो भी है, वहां पर बेस फ्लो भी होगा. सो द आंसर विल बी टोटल डिस्चार्ज. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो दैट इज डिस्चार्ज. सो दैट विल बी द आंसर. तो एज पर द क्वेश्चन द हाइड्रोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज फ्लो. ठीक है, डिस्चार्ज फ्लो इन द रिवर, नॉट ओनली द ग्राउंड वाटर फ्लो, नॉट ओनली द सरफेस रन ऑफ, नॉट ओनली द रेनफॉल. ठीक है, तो ये होगा डिस्चार्ज फ्लो इन रिवर. दैट विल बी द आंसर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question says the quantity of water retained by the subsoil against gravity. What will be the answer? So the answer will be specific retention. So we will see the definition of specific yield and specific retention here. So let's see this. So first, specific yield. Specific yield is the ratio of volume of water drained under gravity. जो volume of water हम drain कर सकते हैं under gravity from the saturated soil or aquifer, that is called the specific yield. So volume of water drained by total volume. ठीक है, ये है specific yield. और specific retention क्या है? जो volume of water हम नहीं drain कर सकते हैं, that means the volume of water that is retained after gravity drainage to the volume of saturated soil or aquifer. So after drainage जो वॉल्यूम एक्विफायर में रह जाते हैं, तो ये हम बाय ग्रेविटी ड्रेनेज ड्रेन नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज द स्पेसिफिक रिटेंशन. तो स्पेसिफिक रिटेंशन स्पेसिफिक सो स्पेसिफिक यील्ड plus specific retention, that is porosity. Porosity means del v, volume of void by total volume. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वॉल्यूम ड्रेन, सैचुरेटेड सॉइल पे वॉल्यूम ड्रेन प्लस वॉल्यूम रिटेन, ये जो है दैट इज इक्वल टू द total volume of void, because it is saturated, so no air will be there. So specific yield plus specific retention is porosity. So as per the question, our answer will be specific retention, that is the water retained against the gravity. ठीक है, तो ये है specific retention. So let's move on to our next question. A soil has bulk density of 2.3 gram per semi-cube, water content 0.15, that is 15%, and what will be the dry density of the soil? Again a straightforward question. So here the answer will be 2 gram per semi-cube. We will check the solution. So here rho is the bulk density, 2.3 gram per semi-cube, water content 15%, that is 0.15, and rho d is the dry density. So from the formula of density, that is the bulk density, rho is rho w into g plus es. Again g we know, gwc is equal to es. तो यहाँ पर in the place of es we put gwc. So taking g common, we get rho equal to rho w g 1 plus wc by 1 plus e. So in case of dry soil, the degree of saturation will be 0. In case of dry soil, degree of saturation will be 0. So if we put s is equal to 0, so s is equal to 0, so this term will vanish. So rho d, that is dry density, is rho w g 1 plus e. So comparing these two, we can see that rho d, that is dry density, is equal to bulk density by 1 plus wc, where wc is the water content. Now we simply put the values of rho, that is 2.3, and wc 0.15, and we get the answer rho d, that is dry density, is equal to 2.0 gram per semi cube. Okay, let's move to the next question. So the question number 11 is the seepage exit gradient in a soil is a ratio of. So the answer will be head loss to the length of seepage. ठीक है. So we will see what is seepage. So seepage is the process in which liquid leaks through a porous medium from higher head to lower head. ठीक है, तो seepage अगर medium porous है तो water will leak through the soil. ठीक है, through the porous medium from lower head to from higher head to lower head. तो higher head से lower head पे seepage लीक करता है. ठीक है, तो दिस इज द सीपेज. एंड व्हाट इज द एक्सिट ग्रेडियंट, सीपेज एक्सिट ग्रेडियंट. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द head loss to the length of the seepage. ठीक है, head loss by length, that is the hydraulic gradient. So seepage hydraulic gradient is the head loss to the length of seepage. Now what is the seepage exit gradient?
इट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट एग्जिट। तो एग्जिट पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है दैट इज द exit hydraulic gradient. So seepage exit hydraulic gradient means head loss to the length of seepage at the exit. ठीक है, ये है seepage exit hydraulic gradient. So from the question is the seepage exit gradient. So the answer will be head loss to the length of seepage. That will be the answer. ठीक है. So let's move on to our next question. So the question is, a phreatic line is defined as a line within a dam below which there will be positive hydrostatic pressure. ठीक है, तो answer will be B, positive hydrostatic pressure. So we will check what is a phreatic line. So let's see. A phreatic line is a top flow line. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, ये है top flow line, that is called the phreatic line. तो ये क्या करते हैं, phreatic line separates the unsaturated and saturated zone. तो saturated and unsaturated zone को phreatic line separate करते हैं. तो ये है phreatic line. तो below the phreatic line there will be positive hydrostatic pressure. ठीक है, तो ये phreatic line है, तो below the phreatic line there will be positive hydrostatic pressure and along the phreatic line atmospheric pressure exists. ठीक है, तो phreatic line जो है इसके नीचे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि बिलो द phreatic line व्हाट विल बी देयर. सो द आंसर विल बी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके, so it will be the answer, positive hydrostatic pressure. A phreatic line is a line below which there is positive hydrostatic pressure. ठीक है, तो ये है phreatic line. तो ये है एक टॉप फ्लो लाइन एंड ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जोन को सेपरेट करते हैं. So let's move on to the question number 13. So question number 13 is a numerical question. It says water content of 40%, specific gravity of soil is 2.7, then what will be the void ratio? Very straightforward question, and let's check its solution. Answer will be 1.08, and it's the solution. We know ES is equal to GWC, the formula, so where E is a void ratio, S is the degree of saturation, G is the specific gravity, and WC is the water content. So we have for saturated soil sample, saturated means degree of saturation is 100%. So S will be 1. G is given 2.7, WC is the water content 40%, that means 0.40. So if we put the values, these values into this equation, we will get E into 1 is equal to 2.7 into 0.4, and we simply get E is equal to 1.08, which is the answer. Okay, let's move on to the question number 14. So the question number 14 is separation of coarse aggregate from the mortar during transportation. What will be the answer? The answer will be segregation. ठीक है, तो segregation क्या है, that we will see. So here the answer will be segregation. तो ये है segregation. Segregation means separation of cement paste from the coarse aggregate. ठीक है, ड्यूरिंग हैंडलिंग और प्लेसमेंट. तो हैंडलिंग और प्लेसमेंट हम जब कंक्रीट का कर रहे हैं तो दैट टाइम अगर सीमेंट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट से, अगर कोर्स एग्रीगेट से सीमेंट सेपरेट हो गया तो इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं. तो इसके रीजन क्या है, तो इफ वी डू ओवर वाइब्रेशन, ठीक है, if higher water cement ratio, that means if water content is high, segregation may happen. If over vibration is there, segregation may happen. Falling from a height more than 1.5 meter, so if we pour the concrete from a height more than 1.5 meter, ठीक है, 1.5 meter, then segregation may happen. तो segregation में क्या होता है, they are separated, cement are separated from the coarse aggregate and cement paste come to the top and aggregate settles at the bottom. तो ये हम देख सकते हैं, ये है segregation. This is due to segregation. ठीक है, तो the question is separation of coarse aggregate from the mortar during the transportation, it is segregation. ठीक है, तो क्रीपिंग क्या है हम जानते हैं, क्रीपिंग इज अ टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना. श्रिंकेज भी पता है, ये श्रिंकेज नहीं होगा. ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग जो वाटर है वो जब कंक्रीट के एकदम टॉप पे चला जाता है सिर्फ वाटर एंड वाटर सीमेंट स्लरी, तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं. तो यहाँ पर द आंसर विल बी सी, segregation. So let's move on to the next question, that is question number 15. So the question number 15 is high strength of rapid hardening cement at early stage. ये जो है term early stage, ये important है. What will be the answer? Whenever there is early stage, the answer will be
ट्राइकैल्शियम सिलिकेट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ एट अर्ली स्टेज। तो हम देख लेते हैं और भी जो कंपाउंड है उसका फंक्शन क्या है। सो फर्स्ट इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। Tricalcium silicate is C3S, that means 3CaO SiO2. Dicalcium silicate C2S, 2CaO SiO2. Tricalcium aluminate 3CaO Al2O3. Tetracalcium aluminoferrite 4CaO Al2O3 Fe2O3। ठीक है, तो ये है इसका परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। सो फर्स्ट ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3H, इसका फंक्शन है स्ट्रेंथ एट अर्ली एज, दैट इज अर्ली स्ट्रेंथ एंड मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इससे हम पता चलता है कि अर्ली स्ट्रेंथ जो है दैट इज स्ट्रेंथ एट अर्ली एज और अर्ली स्टेज is due to C3H, that is tricalcium silicate. So C3H will be our answer. तो हम जान लेते हैं C2H का फंक्शन क्या है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ और लेटर स्ट्रेंथ एंड ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। C3A का फंक्शन क्या है, ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। सो फर्स्ट रिएक्शन विथ वाटर दैट इज कॉल्ड फ्लैश सेट एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट और वेरी लेस कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथ पे ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। एंड C4AF जो है टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये हाइड्रेट्स वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी हाइड्रेट कर जाता है एंड ये स्ट्रेंथ पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है फंक्शंस। सो as per the question our answer will be C3H, that is responsible for strength at early age. So let's move on to our next question, that is question number 16. So here it says if D and N are the effective depth and depth of neutral axis then in a singly reinforced beam, then what will be the lever arm of the beam? ठीक है, तो what will be the lever arm? तो answer will be D minus N by 3. So we will see how it's coming. तो यहाँ पर लीवर आर्म हम देख लेते हैं। लीवर आर्म क्या है? लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स, ये है रिजल्टेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, ये है रिजल्टेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स, ये है रिजल्टेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? ये है इन दोनों के बीच डिस्टेंस। तो ये है इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है, ये हम देख लेते हैं, ये है डिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड एज लीवर आर्म, लीवर आर्म। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है इसका फ्रॉम एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर डिस्टेंस है n/3। ठीक है, वेयर n इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉम्प्रेसिव फाइबर। ठीक है, तो what will be the lever arm? Lever arm will be A equal to D minus N/3. Why? Because the total is D. From here to here it is D. It is N/3. So this distance will be the lever arm, that is A equal to D minus N/3. So यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है lever arm यहाँ से from resultant compressive force to resultant tensile force and here the distance is lever arm, that is A equal to D minus N/3. ठीक है, तो ये है आंसर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। इफ D is the what is D? D is the effective depth. What is N? N is the depth of neutral axis. ठीक है, then what will be the lever arm? So the lever arm will be D minus N/3. This is the answer. Okay, so let's move to the next question, that is question number 17. 17 is minimum spacing between horizontal parallel reinforcement bars of different diameter। ठीक है, different diameter ये जो है ये important है। different diameter अगर है तो क्या होगा? What will be the distance? So the distance will be 1 diameter of the thicker bar. We will see how. तो ये है मिनिमम जो स्पेसिफिकेशन है, ये है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल रेनफोर्समेंट। सो इट विल बी मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों में जो मैक्सिमम है। ठीक है, तो बार डायमीटर और नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो बार अगर डिफरेंट डाया का हो, ये देखिए अब इसका डाया इज ग्रेटर देन इट्स डाया, तो larger bar diameter. So here the larger bar diameter will be important. So minimum horizontal distance will be maximum of this. तो इन दोनों में जो maximum है, so as per our option larger bar diameter will be the
आंसर। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रिइंफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स तो विल शुड नॉट बी लेस देन 1 diameter of the thicker bar। ठीक है, तो लार्जर बार जो डायमीटर है that will be the answer। So let's move on to the question number 18। So the question number 18 is the characteristic load। what is characteristic load? ठीक है, characteristic strength हम देखा है, तो characteristic load क्या है? ठीक है, so the answer will be the load which has 95% probability of not being exceeded ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये हम थोड़ा सा जान लेंगे। सो लेट्स फर्स्ट चेक व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड इज इट इज दैट वैल्यू ऑफ लोड व्हिच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो ये है 5% प्रोबेबिलिटी जो इस लोड को एक्सीड कर रहे हैं। ये है 95% प्रोबेबिलिटी जो ये लोड को एक्सीड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है 95%, दैट मीन्स 95% इनके 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड दिस वैल्यू, एंड ये है 5%, ये है वो 5% ऑफ लोड जो इस वैल्यू को एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो it is that value of load which has 95% of probability of not being exceeded in during the lifetime। तो ये है मीन वैल्यू। ठीक है, तो और ये है 1.64 एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दिस द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज द अल्टीमेट लोड, इसको हम अल्टीमेट लोड भी बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड इज द अल्टीमेट लोड दैट इज लायबल टू कम ऑन द स्ट्रक्चर। तो ये इट इज पी कैरेक्टरिस्टिक लोड और अल्टीमेट लोड पी यू इक्वल टू पी एम प्लस 1.64 एस। ये है पी एम, ये है 1.64 एस। सो पी यू इज इक्वल टू पी एम प्लस 1.64 एस। तो इट इज द लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड। नाउ वी विल चेक व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, ये है इट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो ये ऐसा स्ट्रेंथ है जिसके नीचे स्ट्रेंथ होगा 5%, ओनली 5% विल हैव स्ट्रेंथ बिलो दिस एंड 95% ऑफ स्ट्रेंथ विल बी अबव दिस। ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये है मीन स्ट्रेंथ। सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज प्लस 1.64 एस, ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.64 एस इज इक्वल टू टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये है मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है और ये है कैरेक्टरिस्टिक लोड है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। सो एज पर द क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट लोड व्हिच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड। तो 95% ऑफ केस the load will not exceed this value। okay, so let's move on to our next question। so the question is upon mixing of water to the concrete ingredient hydration takes place। तो what is the correct stages of hydration? हाइड्रेशन का करेक्ट स्टेज क्या है, कौन सा स्टेज इन्वॉल्व है हाइड्रेशन पे, उसका ये है सेटिंग, लॉस ऑफ वर्केबिलिटी एंड हार्डनिंग। तो ये है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन इज द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट एंड वाटर के बीच केमिकल रिएक्शन होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस CH जेल इज फॉर्म। CH जेल फॉर्म होता है, ये एक एक्चुअली बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। तो ये है हाइड्रेशन रिएक्शंस है। C3H प्लस 11H, ये है CH जेल है, और ये है, ये H का मतलब है वाटर। ठीक है, यहाँ पर H का मतलब वाटर एंड CH का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट रिएक्टिंग विद वाटर, ये है डाइकैल्शियम सिलिकेट रिएक्टिंग विद वाटर, ये CH जेल है एंड ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कैल्शियम सिलिकेट जो है C3H और C2H प्लस वाटर इजिकल टू कैल्शियम हाइड्रेट, सिलिकेट हाइड्रेट दैट इज CH जेल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका स्टेजेस क्या है, फर्स्ट स्टेज होता है सेटिंग, उसके बाद है लॉस ऑफ वर्केबिलिटी एंड उसके बाद है हार्डनिंग। ठीक है, तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सो द आंसर विल बी C, setting, loss of workability, hardening। okay, now let's move on to the question number 20, that is a column spice is used to, we know, to increase the
लेंथ ऑफ द कॉलम। वी नो दिस, कॉलम स्पाइस किस लिए यूज कर जाता है, कॉलम का लेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो ये है कॉलम स्पाइस। कॉलम स्प्लाइस मीन्स ज्वाइनिंग टू पार्ट्स ऑफ कॉलम। तो इसका रीजन क्या है कॉलम स्प्लाइस देने के लिए, कब हम कॉलम स्प्लाइसिंग करते हैं। तो व्हेन द अवेलेबल लेंथ इज लेस देन द रिक्वायर्ड लेंथ, जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, हमारे पास लेंथ अवेलेबल है कम है, तो लेंथ को बढ़ाने के लिए हम कॉलम स्प्लाइसिंग यूज करते हैं। और सेकंड केस है, द सेक्शन इज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो सेक्शन चेंज हो रहा है, तो सेक्शन का जो साइज है वो चेंज हो रहा है, तो दैट टाइम वी ऑल्सो यूज कॉलम स्प्लाइसिंग। तो ये हम देख रहे हैं टॉप कॉलम है, ये बॉटम कॉलम है, तो ये है स्पाइसिंग प्लेट है। तो ऐसे हम कॉलम स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। ये फिलर प्लेट है, जब कॉलम टॉप एंड बॉटम कॉलम का साइज डिफरेंट है, तो इन दैट केस वी यूज फिलर प्लेट। ठीक है, तो ये है स्पाइस प्लेट, तो ये है स्पाइस प्लेट, ये है फिलर प्लेट। ठीक है, तो आरी बार पे जो है रीइंफोर्समेंट बार पे जो है वो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कॉलम्स का स्प्लाइसिंग हो गया टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, मगर ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस गलत है। असली प्रोसेस है कॉलम स्प्लाइसिंग का ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है असली कॉलम स्प्लाइसिंग का प्रोसेस यहाँ पर। ठीक है, तो कॉफर रहेगा, कॉफर कॉफर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये है आउटर फेस ऑफ द कॉलम, ये है, तो यहाँ पर ये कॉफर रहेगा और ये है लैप लेंथ। ठीक है, तो ऐसे हम कॉलम स्प्लाइसिंग करते हैं। तो कॉलम स्प्लाइसिंग का मेन रीजन क्या है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम, दैट इज द मेन रीजन ऑफ कॉलम स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो we have completed the solution from question number 1 to question number 20. Okay. Okay, so let's conclude our discussion here. I hope you have enjoyed the video, and if you have any query you can send us mail in the mail id given below, and you can also write up in the comment section and let me know your opinion regarding the video. And we will be coming back with our next videos very soon, that is part number 2, 3 and 4. And in the part number 2 we will be solving question 21 to 40. ठीक है, तो हम जल्दी से लौटेंगे नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो लेट्स एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे रहना, सेफ रहना।